हाँ बेटा देखो, टॉपिक वही है फिर से। अभी तक क्या चल रहा है? फोर्स, है ना? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी बात चल रही बेटा, बातें नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो घूम रहा है एक वेरी लार्ज और, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसके चारों तरफ एक मास घूम रहा है ना बेटा? स्मॉल m यहां पे घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, rotates about a very large and heavy object of mass m with constant speed v naught। क्या बेटा? कांस्टेंट स्पीड है v naught, with constant speed v naught। अगर स्पीड कांस्टेंट है v naught, स्पीड अगर कांस्टेंट है v naught, तो बेटा हम लोग जानते हैं बेटा ये क्या होता है बच्चे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है बेटा ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बेटा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा अपन जानते हैं कि अगर ये दूरी बेटा r है, अगर ये दूरी r है, तो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये घूम रहा है v नॉट स्पीड से इस पाथ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास है या फिर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ही क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये बात अपन जानते हैं ना बेटा, वही फोर्स क्या होगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग बेटा कह सकते हैं कि G कैपिटल M स्मॉल m बाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? mv नॉट स्क्वायर बाई r, है ना? इस r से ये r लपेट दिया बेटा, इस m से ये m गया, तो बेटा r कितना हो गया? v नॉट सॉरी जी m अपॉन में कितना बच्चे? v नॉट का स्क्वायर। क्या आप सब बच्चे बात समझ गए? सब बच्चे बात समझ गए ना? आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखें, एक मास को रखा गया है x बराबर 0 मीटर पे, एक को x बराबर 1 मीटर पे, एक को x बराबर 2 मीटर पे, एक को x बराबर 4, और सोन चलता जाएगा। इन सब नहीं बेटा, ताकि जीपी बन जाए ऐसे नहीं बना रहे। इन सब मासेस से ओरिजिन पे कितना नेट फोर्स आएगा? इन सब मासेस से ओरिजिन पे कितना नेट फोर्स आएगा बेटा? अपन को वो निकालना है ना? तो अपन जानते हैं इसके द्वारा इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा G m का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। फिर इससे जो इस पे फोर्स आएगा वो आएगा G m का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। फिर इससे जो इस पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा? G m का स्क्वायर अपॉन में कितना? 4 का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। तो बेटा G m का स्क्वायर आपने कॉमन लिया, 1 प्लस 1/4, हाँ 1/4 प्लस 1/16 बेटा चलता रहेगा बेटा, है ना बेटा? अब ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 1/4। कितना बेटा? 1/4। कितना है? 1/, और इनफाइनाइट का सम का फॉर्मूला होता है बेटा a अपॉन में 1 माइनस r। ये बातें पहले भी करी गई हैं, पहले भी करवाए गए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना? जहां मैंने स्प्रिंग क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना? हाँ, तो जी m का स्क्वायर इनटू बेटा a कितना है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। 1 अपॉन में कितना बेटा? 1/r। ये कितना हो गया बेटा? जी m का स्क्वायर अपॉन में 3/r। तो 4 ऊपर आ गया और 3 कहां गया बेटा? नीचे आ गया। ये क्या आ गया? नेट फोर्स आ गया किस पे? 0 पॉइंट पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखें।
टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज। लो भाई साहब, दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स कैसे बेटा, कांटेक्ट में है ना बेटा, किसमें है, कांटेक्ट में है दोनों स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स में बेटा कांटेक्ट में है, दोनों का जो रेडियस है बेटा वो कितना मान लो, आर मान लो, रेडियस आर एस का भी बेटा, रेडियस आर एस का भी, ठीक है। अब ये बोला गया यहां पे जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर 4 के। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफ अ सर्टेन मेटल, आपको यहां पे मेटल फिक्स कर दिया गया है कि कोई एक सेम टाइप के मेटल का स्फीयर है, आपको मास नहीं दिया हुआ। और जब मास ना दिया हो और ऐसा सवाल दिया हो तो समझ जाना कि जितना अपन आर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मास बढ़ेगा, और जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। हालांकि दूरी बढ़ने से घटता भी है फोर्स, पर हम देखेंगे इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, ठीक है, समझे बात को। अब देखिए, इसका भी मास नहीं पता, इसका भी मास नहीं पता, पर डेंसिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि इसने क्या कहा है, दोनों कुछ सेम टाइप के मेटल से बने हुए हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। बेटा अगर ये रेडियस फिक्स होता तो मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं होती, मैं बोलता इस r की वजह से जितना फोर्स है वो होगा ही। पर बेटा अभी समस्या की बात बच्चे ये आ रही है कि जब ये r बढ़ेगा तो मास भी तो बढ़ेगा, जब ये r बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। तो अब नेट इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है r से, आपको चेक करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे g, बेटा ये जो m1 है क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r का क्यूब, है ना बेटा, ये होता है, इंटू रो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। अगेन बेटा 4/3 पाई r क्यूब रो, और बेटा अपॉन में कितना है, r की पावर 2। बेटा ऑब्वियस सी बात है 16/9 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया और ये रो का स्क्वायर हो गया। बेटा डेंसिटी फिक्स रहेगी ना, सर्टेन मेटल बोल दिया गया तो डेंसिटी क्या हो गई, फिक्स हो गई। वेरिएबल यहाँ पे बेटा r की पावर 6 था, यहाँ कितना बेटा r की पावर 2 है बेटा, इसे मैंने कैंसिल करा, तो जो फोर्स मेरे पास आया हुआ है g 16/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r की पावर 4। तो बेटा इसका मतलब बेटा जो फोर्स है ना बच्चे वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, r की पावर 4 के। सही है। तो वैसे अभी जो कंफ्यूजन वाली बात है ना, अब ऐसे हम क्या सोचते हैं, आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, पर ठीक है भाई साहब ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, पॉइंट साइज मास के लिए ऐसा ही होता है। पर जब बात आ गई किसकी, स्फीयर्स की, और जब आपको मास ना दिया हो, इसका मतलब मास फिक्स नहीं करा, इसका मतलब कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो उस केस में जो फोर्स है वो r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। क्या मेरी बात को समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब फोर्स की इतनी कहानी गाने के बाद हम आते हैं फील्ड पे। किस पे आते हैं बेटा, फील्ड पे, पढ़ाई देते हैं। अभी क्वेश्चन पूरे तो नहीं किए ना, और पहले पढ़ा है ना, वरना फिर कोर्स खींच नहीं पाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो बेटा समझेंगे, मैं इसमें भी अभी बेटा मैं लंबी कहानी गाऊंगा, अभी भी रुकूंगा नहीं बेटा, मुझे जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करना है बेटा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, बेटा फील्ड की बात करते हैं बेटा, फील्ड तो ये रीजन है, ये रीजन है जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये क्या बेटा, रीजन है जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो लिखें बेटा, रीजन up to which
रीजन अप टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स by a mass gravitational force by a mass can be experienced। बेटा ये वो रीजन है, ये रीजन है बेटा जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी मास के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता हो। ठीक है बेटा। तो बेटा मान लीजिए बेटा यहां पे एक मास है, मान लीजिए यहां पे एक मास है m, और जहां तक आप इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें बेटा ये क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करने के लिए बेटा आप दो टर्म्स पे बहुत डिपेंड होते हैं बेटा। एक होता है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या बोल लो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जिसको आप आई से डिनोट करते हो, और बेटा एक आप बात करते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा दो तरीके हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड को नापने के, कि ये फील्ड कहां तक है बेटा, है ना, जो तरीके हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अभी बेटा हम पहले बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की। किसकी बेटा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात। बेटा अच्छे से सुनना, बहुत से सुनना, मैं जो लिखवा रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे बेटा। आपने देखा भी होगा कि एसएचएम और वेव में मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे, पीवाई क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ अब आप बहुत टफ क्वेश्चन पे जाओगे तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता ही है, सही है, इतना नहीं लिखवा सकते, वरना मालूम पड़ रहा है एक कॉपी में एक चैप्टर हो पाया, सब करने के बाद फिर रिवाइज नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो नीट में तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आपके वो क्वेश्चन बनते चलेंगे, सही है। पर आप ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, सारे कवर कर रहे हैं, याद कर लेना। वो काम मेरा नहीं बेटा, वो काम तो आपका ही है, समझाने का काम मेरा है। हाँ बेटा दोबारा तिबारा पढ़वाओगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, तुम्हारा ये कोर्स लेट होगा, है ना, सही है। हाँ जैसे कि अगर मुझे उस टाइम पे नहीं कहा होता कि पेपर पास में आ रहा तो जल्दी खींच दो, तो मैं तभी इसको डिटेल में पढ़ा चुका होता, तो ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, सही है। वो टाइम तुम्हारा उतना वेस्ट होता है बेटा। चलिए ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, बेटा देखिए यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है कैपिटल एम, बेटा ये एक पॉइंट है, बेटा ये एक पॉइंट है। अब मैंने कहा मान लो इस पॉइंट पे अगर मास m होता तो तुम कहते कि सर जो फोर्स बन रहा है इनके बीच में वो बन रहा है G m कैपिटल M बाई R का स्क्वायर बन रहा है। फिर मैं कहता बेटा ये मास m1 है, तुम कहते सर ये बन रहा है G m1 m बाई R का स्क्वायर। मैं कहता बेटा मास m2 है, तुम कहते बेटा ठीक है सर। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो मास का मल्टीपल है, कोई ऐसी चीज है जो मास का क्या है, मल्टीपल है। तो अब जब मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो मैं इंटेंसिटी में इस मास की बात कर ही नहीं रहा, मैं इस मास की बात कर ही नहीं रहा। तो इंटेंसिटी में मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, सिर्फ इस मास के द्वारा इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाया जा सकता है, कितना फील्ड दिया जा सकता है। बाकी किसी मास को फिर लेके आ जाओ उस फील्ड में, वो क्या कर लेगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे बात को, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हाथ घुमा के घूमे जा रहा हूं, हाथ तक कैसे, किसी में थप्पड़ नहीं पड़ रहा, और जो इस फील्ड में आ गया उसके थप्पड़
पड़ गया। तो ऐसे ही उसके वहां पे रीजन में, उसके उस रीजन में कुछ उसके द्वारा फील्ड है ना बेटा, उस फील्ड में जो आ गया उस पे फोर्स लग गया, जो नहीं आया उस पे फोर्स नहीं लगा। तो लिखिए बेटा, it is defined as the force exerted on a unit mass in a gravitational field, on a unit mass in a gravitational field। बेटा आप बच्चे बात समझिए, प्लीज बात समझिए। मैं अब यहां पे एक मास को मान लेता हूं, यूनिट मास मान लेता हूं, है ना, और यहां पे m हो गया। तो बेटा फोर्स क्या हुआ, जी एम इंटू एम बाय आर का स्क्वायर। तो अब यहां मास अगर 2 आया 2 से इंटू हुआ, 3 आया 3 से इंटू हुआ, 4 से हुआ 4 से इंटू हुआ। तो अगर यहां पे कुछ मास m होता और मुझे उस मास m को कन्वर्ट करना होता फॉर यूनिट मास, तो मैं क्या कहता भाई, इस फोर्स को m से डिवाइड कर दो। तो जो इंटेंसिटी आ गई, जो बेटा इंटेंसिटी आ गई, वो आ गई F बाई एम। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड किया किससे, मास से, तो इसका मतलब बेटा इंटेंसिटी भी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात बेटा ये है कि डायरेक्शन ऑफ gravitational intensity is same as that of gravitational force। सर क्या बात है सर, बात बेटा ये है, मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पे एक मास है m, मान लीजिए ये एक पॉइंट है p, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी पॉइंट p के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यहां मास तो मान ही नहीं रहा है ना, मास क्या मान रहा हूं, यूनिट मास मान रहा हूं। तो क्या मतलब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं या फील्ड निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है बेटा, किसी पॉइंट पे। तो बेटा देखिए कुछ नहीं है, आप इस मास का फील्ड निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये डायरेक्शन है, तो ये हो गया आर वेक्टर। क्या हो गया ये बेटा, आर वेक्टर। पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ को, तो क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है फोर्स की डायरेक्शन की, फोर्स नहीं को आएगा, पर अपोजिट है किसकी, आर वेक्टर की। ठीक है, समझे। तो अभी हमने देखा जो इंटेंसिटी थी वो तो भाई साहब जी एम बाई आर का स्क्वायर था। अगर मैं इसे माइनस आर कैप से, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस से इंटू कर दूं तो मुझे क्या मिल गया बेटा, इंटेंसिटी का वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया बेटा, अब यार ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो क्या बोलूंगा बेटा, इंटेंसिटी वेक्टर बेटा क्या है, जी एम बाई आर का स्क्वायर माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर। तो बेटा ये क्या बन गया बेटा, माइनस जी एम बाय आर का क्यूब
इंटू आर वेक्टर। तो जो इंटेंसिटी वेक्टर आ गया बेटा कितना आ गया, माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर आ गया। ठीक है बेटा, समझ गया बात को मेरी अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इंटेंसिटी तो बेटा अपन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी आपने बेटा ये सवाल किए, मैं फिर से नहीं कर रहा बेटा, जैसे ये सवाल किया आपने कि पॉइंट ओ पे निकाल रहे हैं, तो यहां मैंने मास एम दिया था ना, तो आपने लिखा जी एम का स्क्वायर, बेटा अब आएगा जी एम बाई एक्स का स्क्वायर, एक ही मास लोगे ना, फिर जी बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, बिल्कुल सेम, बस जो मास यहां पे था अब वो, यहां दो मास थे अब क्या जाएगा एक ही मास, डायरेक्शन अब भी यही है जो पहले थी। क्लियर है, पक्की बात है, कर लेंगे कि करूंगे क्वेश्चन, कर लेंगे पक्का, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं इसका एक बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल, ठीक है बेटा। एक अब पूरा पूरा आ गया मैं एंट्रेंस में, अब जंप मार दिया हमने भयंकर, अब फोकस है ना, फोकस्ड बेटा। यहां पे बेटा ये कोई पॉइंट 0 है और यहां पे एक मास ले लिया मैंने m, बेटा ये एक पॉइंट 0 माइनस है बेटा, यहां पर भी मैंने ले लिया बेटा एक मास m, ये एक पॉइंट p है, ये एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p पे जो कि x 0 पे है, इस पॉइंट p पे आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या करना है बेटा, या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो बोले निकालने, तो आपको सेम ही बात होगी, ठीक है बेटा, जो भी बोले आपको सेम ही बात फाइंड करनी होगी, ठीक है बेटा। चलिए यार बेटा मैं ना एक बात जानता हूं और तुम भी जानते हो, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस पॉइंट से इस तरफ को होगी बेटा, पॉइंट से मास की तरफ को, पॉइंट से मास की तरफ को बेटा। दोनों मासेस अगर इक्वल हैं, दोनों दूरी बेटा अगर इक्वल हैं, तो बेटा मेरे को ना एक बात समझ में आती है कि दोनों वेक्टर्स भी आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल बेटा, अगर थीटा एंगल यहां पे है तो थीटा ही एंगल यहां पर भी है। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी x, एक दूरी a, फिर दूरी a, ये दूरी x, तो जो ये दूरी आएगी बेटा, क्या ये रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, और दूरी जो बेटा ये है, ये भी कितनी आएगी, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो वेक्टर हैं तो हमें फाइंड करना होगा रिजल्टेंट इनका, है ना। मान लो जो इंटेंसिटी यहां पे है वो I है, क्या है बेटा, यार ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो I क्या होती है बेटा, I की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन में R का स्क्वायर। अब R क्या है, X है, A है कि ये है, ये है ना, पॉइंट सीधे मास, पॉइंट से मास को, सीधे पॉइंट से मास को, सीधे पॉइंट से मास को, तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा क्या बात कह दी बेटा, बहुत ही गहरी बात कह दी बेटा। बेटा मेरे को ना अब ना सब कुछ समझ में आ रहा है, और तुमको शायद आ रहा होगा कि अगर ये इंटेंसिटी आई है तो बेटा ये भी इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि यार दूरी सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है बेटा। यार ये वेक्टर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एंगल है, तो बेटा यहाँ पे तो बनेगा बेटा आई साइन थीटा, और बेटा इस तरफ को बन जाएगा इसका आई कॉस थीटा। क्या बात है बेटा, बेटा इस पे आते बेटा, ये नीचे को यहाँ पे कितना आ गया बेटा, आई साइन थीटा,
और बेटा यहां को फिर से क्या बन गया बेटा, आई कॉस थीटा। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा और मेरे पास जो नेट इंटेंसिटी आएगी, मेरे पास जो नेट इंटेंसिटी आएगी, जो मेरे पास नेट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 2i cos थीटा। क्या आएगी बेटा, 2i cos थीटा। वाह बेटा वाह। बेटा मेरे को ना अब और अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि cos थीटा, थीटा में मैंने खुद से माना था, खुद से माना था, तो मुझे x बेटा थीटा सामने क्या बेटा, परपेंडिकुलर, ये क्या बेटा बेस, या फिर मैंने बोल सकता हूं बेटा कि ये क्या बेटा बेस और ये क्या बेटा हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं इस कॉस को बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूं बेटा? ये क्या आ गया, आई नेट। अच्छा तो आई की वैल्यू क्या थी बेटा, आई की वैल्यू क्या थी बेटा? थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा हैवी हो चुका आप लोगों के लिए, है ना, और अगर हल्का ही पढ़ते रहे तो नंबर भी हल्के ही आएंगे ना एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका एफर्ट बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने डेप्थ में जाने वाले हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे। और एफर्ट मतलब ये है कि जब अगली क्लास में आप इसके बैठेंगे तो आपको पिछला पूरा याद होना चाहिए, सारे एग्जाम्पल्स, पूरा हफ्ता पड़ा आपके पास, अच्छे से सारे के सारे एग्जाम्पल सब कुछ टिप्स पे कर लेना, सब पढ़ लेना, क्योंकि मैं बहुत तेजी में बिना कोई गैप लिए से आज मैंने नोट करने का मौका भी नहीं दिया, बहुत ही कम मौका दिया, लिखता चला चैप्टर कर दूंगा फिनिश, अगले वीक चैप्टर खत्म है ये वाला, अगले वीक चैप्टर खत्म है, ठीक है। उसके अगले वीक फ्लूइड्स खत्म, नहीं सॉलिड्स खत्म है, और फ्लूइड होते ही ना मेरे जीवन से एक भार उतर जाएगा, ठीक है सही। बाकी सब तो थर्मो वगैरह थोड़ा आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है, आसान भी, जल्दी समझ जाओगे। ये मेन 2-3 चैप्टर पे कलेश है जिंदगी में तुम्हारे लिए। आई आई कितना बेटा, आई है जीएम अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा यहां कितना है एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बेटा मैं यहां से बोलूंगा जो आई नेट आएगा बेटा वो आएगा 2gm x अपॉन में कितना बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा 3/2। वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा, ठीक है ना। हाँ भाई हो गया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें बातें, तो ये आ गई हमारी नेट इंटेंसिटी, क्या आ गई बेटा। अब इस बात से कुछ बात और निकालेंगे, अगर x टेंड्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम क्या देख रहे हैं, 0 पुट करो तो आई नेट भी कितना आ गया। इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं भी थी, मैं तो ऐसा बता देता कि भाई साहब अगर ऊपर एक मास m है, यहां पर एक मास m है, आप बीचों बीच पूछ रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी ऊपर को आएगी, नीचे को आएगी, और क्या होगा कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x कहां हो इंफिनिटी पे हो, अगर x कहां पर हो इंफिनिटी पे हो, मतलब कि बहुत 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 दूर है। तो बेटा सॉल्व करने के लिए बेटा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पैटर्न चलता नहीं है बेटा, तो ये तो आप मैथ सीख ही लोगे बच्चे जब लिमिट्स पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ेगा वो सीख लेता है, अभी सीख लेगा। आपको मैं कह रहा हूं कि ऊपर तो क्या ये 2gmx है, यहां से नीचे से बेटा आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या कॉमन लो बेटा एक्स स्क्वायर। जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया पावर कितनी ऊपर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर 3/2 लग के आएगा। जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो उसके ऊपर 3/2 लग के आएगा, ये कैंसिल क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा।
तो क्या मैं कह दूं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स क्यूब बच रहा है और आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये ए स्क्वायर के अपॉन में कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 1, कितना आ गया ये 3/2, इससे ये लपेट द पावर 2 बच गई। अब अगर ऊपर एक्स बचा नहीं, ऊपर क्या जी और एम जो कि फिक्स वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या इनफाइनाइट, समथिंग फाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है जीरो, तो ये क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या इंटेंसिटी मिड पे भी कितनी आ रही थी जीरो आ रही थी, एंड में कितनी आ रही थी जीरो आ रही थी, जीरो से जीरो, तो क्या पूरे में जीरो है बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब कहीं मैक्सिमम आई होगी और कहीं पे। अब भाई साहब ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, इसमें मैथ्स लगती है। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी कोई चीज अगर मैक्सिमम मिनिमम हो तो आपको पता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो आप जीरो के इक्वल रखते हो, है ना। डेरिवेटिव कर दूं इसका, याद कर लो बस, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा बेटा वो आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय रूट। यार जो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं उनको तो डेरिवेटिव आना चाहिए। u अपॉन v का रूल लगेगा, u अपॉन v का रूल लगेगा, और u अपॉन v का रूल तो फिर कर दूं क्या, कर देता हूं बेटा, है ना। तो u अपॉन v का रूल, तो बेटा क्या होगा, देखो यह है ना 2gm बेटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पता ना u अपॉन v में क्या होता है, v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, अपॉन में v का स्क्वायर, सबको आता है। तो u को छोड़ा डिफरेंशिएट v को किया, माइनस फिर u को छोड़ दिया डिफरेंशिएट v को किया, और अपॉन में बेटा अपॉन में क्या बचे इसका स्क्वायर, तो क्यूब बचेगा, अपॉन में स्क्वायर होता ही क्यूब बचेगा, तो क्या बचा बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब बचा बेटा। अब मिनिमम या मैक्सिमम किसी के लिए भी आपको डेरिवेटिव को बेटा जीरो के इक्वल रखना होता है, कोई बड़ा काम नहीं बेटा, तुम डर पहले जाते हो, है ना। ये इससे इंटू होके जीरो बन गया, है ना, ये भी इससे डिवाइड होकर जीरो बन गया, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा 3/2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, माइनस एक्स बेटा एक्स की पावर n कितना होता है बेटा n एक्स की पावर कितना बेटा n-1, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2 बेटा 1/2 बेटा। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका तो कितना हो गया जीरो बेटा, इसका कितना हो जाएगा 2x, है ना। ये सब कुछ बेटा क्या हो चुका है जीरो के इक्वल हो चुका बेटा। यहां पे ए स्क्वायर प्लस जो ये एक्स स्क्वायर है इनटू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बोल दूं बेटा, बेस सेम पावर ऐड हुई होगी बेटा, ये इक्वल टू गया तो ये 2 से 2 लपेटे में आ गया बेटा, 3x इंटू एक्स कितना बेटा 3x का स्क्वायर बेटा, ये कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बेटा। इससे खत्म, इससे ये खत्म बेटा, क्या बचा हाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 बेटा, x कितना आ गया, तो कोई बड़ा काम था क्या यार, आसान काम था, है ना। तो x आ गया। अब देखो बेटा इंटेंसिटी, इस केस में फर्क क्या पड़ रहा है बेटा इंटेंसिटी पे, इस केस में बेटा फर्क क्या पड़ रहा है इंटेंसिटी में, बताता हूं आपको बेटा। यहां पे इंटेंसिटी है बेटा, ये दूरी कुछ x है बेटा, बीचों बीच तो क्या थी इंटेंसिटी जीरो थी, और यहां पे इसका मतलब बेटा a/√2 पे बेटा क्या हुई होगी मैक्सिमम हुई होगी, और इन्फिनिटी पे दोबारा आके लगभग लगभग जीरो के आसपास बन गई होगी।
बेटा जैसा ग्राफ बन रहा है प्लस के लिए बेटा, वैसे ही बन रहा है किसके लिए, माइनस के लिए। और पढ़ाते हैं कि अब झेल नहीं पा रहे, हो गया, अब थक गया दिमाग। चलो भाई, थक गया दिमाग तो क्या कह सकते हैं। चलो एक काम करो, गैप लो 2 मिनट का, फिर पढ़ाता हूं।